गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सेकेंड चैप्टर इंडियन इकोनॉमी 1950 से 1990 तक इसका नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, कि कैसे हमारी इंडिपेंडेंस के टाइम एग्रीकल्चर की सिचुएशन थी, उसके बाद उसमें क्या क्या चेंजेस आए, क्या क्या डेवलपमेंट्स आई, क्या क्या हमें उसके फ़ायदे हैं, क्या क्या उसके फीचर्स हैं, ये सब हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे अबाउट एग्रीकल्चर। स्टार्ट करते हैं। ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल दे हैड कन्वर्टेड इंडियन एग्रीकल्चर टू अ सिचुएशन विच सूटेड टू देम। ब्रिटिश अंग्रेज़ों ने हमारी एग्रीकल्चर को बिल्कुल चेंज करके रख दिया था। जो फसल उनके लिए सूट करती थी, जो प्रोडक्शन उनको चाहिए थी, सिर्फ वो होने देते थे जिन प्रोडक्शन की उनको नीड थी। इंस्टेड ऑफ ग्रोइंग फूड ग्रेन्स they diverted the production to indigo like product which was needed by them for their industry in Britain। जो गुड्स उनको चाहिए थी अपनी इंडस्ट्री के लिए, ब्रिटेन की इंडस्ट्री के लिए, सिर्फ वो प्रोडक्शन होने देते थे, फूड ग्रेन्स की प्रोडक्शन नहीं होने देते थे। सो इंडियन एग्रीकल्चर वॉज इन अ डिप्लीटेड कंडीशन इन 1947 से लेकर 1950 तक। जब हमें इंडिपेंडेंस मिली उसके बाद हमने देखा ये 3 इयर्स का जो पीरियड था, उस टाइम हमारी एग्रीकल्चर बिल्कुल डाउन चली गई थी, बिल्कुल कंडीशन बैकवर्ड हो चुकी थी। तो हमें कुछ ऐसे स्टेप लेने की नीड थी जिससे हमारी एग्रीकल्चर डिवेल्प हो सके। तो जैसे हमने पीछे पढ़ा था कि हमारी गवर्नमेंट ने 5 इयर्स प्लान बनाई, जिसमें फर्स्ट 5 ईयर प्लान का यही मोटिव था कि एग्रीकल्चर को प्रमोट किया जाए। तो 47 के बाद बहुत सारे प्लान्स बनाए गए। नाउ व्हाट इज एग्रीकल्चर? एग्रीकल्चर मीन्स द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स एंड लाइव स्टॉक ऑन अ फार्म। फसलों की प्रोडक्शन करना एक फार्म में, वो है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर इज कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स, फसलों को उगाना, बीजना, उनकी कटाई करनी। एग्रीकल्चर मीन्स कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स अलोंग विद एनिमल हस्बेंड्री, पोल्ट्री, डेयरी फार्मिंग, फिशिंग, इवन फॉरेस्ट्री। सिर्फ फसलों को उगाना ही नहीं, बल्कि पोल्ट्री का काम, डेयरी फार्मिंग का काम, फिशिंग का काम, ये भी सारा कुछ एग्रीकल्चर में ही इंक्लूड होता है। डेफिनेशन: एग्रीकल्चर रेफर्स टू द कल्टीवेशन ऑफ लैंड एंड केयरिंग ऑफ एनिमल्स। इट इंक्लूड्स cultivation of its allied activities like dairy farming, poultry, fishery, beekeeping, piggery, etc. मेन पर्पस ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर का मेन पर्पस है क्रॉप्स को उगाना, लाइक ग्रेन्स, वेजिटेबल्स, मिल्क, पल्सेस एंड मीट एटसेट्रा। एग्रीकल्चर कॉन्ट्रीब्यूट्स नियरली 45% ऑफ द नेशनल इनकम। जो हमारी नेशनल इनकम है उसका 45% जो हमें एग्रीकल्चर से ही मिलता है। एंड ऑफर्स एम्प्लॉयमेंट टू अबाउट 65%। जो हमारी टोटल पॉपुलेशन है उसका 65% लोग किस में वर्क कर रहे हैं? एग्रीकल्चर में, खेती में। नाउ लेट अस डिस्कस इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर। इम्पोर्टेंस क्या क्या है? फर्स्ट पॉइंट, मेन सोर्स ऑफ फूड। जो एग्रीकल्चर है हमारे फूड का मेन सोर्स है। हमें फूड रिसोर्सेज कहाँ से अवेलेबल होते हैं? एग्रीकल्चर से। एग्रीकल्चर प्रोवाइड्स फूड फॉर नेशन। हमारे पूरे इंडिया राष्ट्र के लिए एग्रीकल्चर ही फूड प्रोवाइड करता है। बिफोर 1947 वी हैड एक्यूट फूड शॉर्टेज। 47 से पहले फूड की बहुत शॉर्टेज आ चुकी थी, क्योंकि जो अंग्रेज थे वो फूड ग्रेन्स की प्रोडक्शन होने नहीं देते थे। सेकेंड पॉइंट, आफ्टर 1969 ग्रीन रेवोल्यूशन इंट्रोड्यूस हुई इन एग्रीकल्चर हैज़ मेड सेल्फ सफिशिएंट इन फूड प्रोडक्शन। ग्रीन रेवोल्यूशन आने के बाद हमारा इंडिया फुली फूड सेल्फ सफिशिएंट हो गया कि हमें कहीं से भी इंपोर्ट करने की नीड नहीं पड़ी। अब इन 2006-7 production of rice was 934 lakh metric tons, of wheat 758 lakh metric tons। तो हमने देखा कि हमें एग्रीकल्चर से कितना राइस मिल रहा है, कितना वीट मिल रहा है, तो ये क्या है? हमारे फूड का ही एक पार्ट है। तो हम बोल सकते हैं एग्रीकल्चर इज द मेन सोर्स ऑफ फूड। सेकेंड पॉइंट इज कॉन्ट्रीब्यूशन टू नेशनल इनकम। नेशनल इनकम भी हमने पहले ऊपर रीड किया था कि जो 45% है वो हमारी नेशनल इनकम एग्रीकल्चर से ही होती है। तो येस वी कैन से दैट नेशनल इनकम इज
अर्निंग फ्रॉम एग्रीकल्चर. Contribution to national income from agriculture, forest and other primary activities is 24%. Total 24 है. 24%. In 1950-51 contribution of agriculture sector to national income was 59. 1950 में सिर्फ थी 59% और 2018-90 में केम डाउन टू 14%. अब देखो एग्रीकल्चर की परसेंटेज कम हो गई. क्यों कम हो गई? उसका रीज़न था कि जो पहले लोग एग्रीकल्चर में लगे होते थे तो ज़्यादा प्रोडक्शन होती थी, तो नेशनल इनकम भी एग्रीकल्चर से ज़्यादा होती थी. बट दिन व दिन टेरिटरी एक्टिविटीज़, अदर एक्टिविटीज़ क्या हो गई? इंक्रीज़ हो गई और प्रोडक्शन भी कम होने लगी, तो नेशनल इनकम का पार्ट कम हो गया. थर्ड इज कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर इन नेशनल इनकम इज़ कंसीडरेबल. हमारे बहुत है इंडिया में, बट इन यूएसए ओनली 2%. हमारा तो फिर भी देखो 14% जो है नेशनल इनकम हमारी एग्रीकल्चर से हो रही है. बट अगर हम यूएसए की बात करें तो सिर्फ 2% ही एग्रीकल्चर से कंट्रीब्यूशन होती है. थर्ड पॉइंट इज सोर्स ऑफ रेवेन्यू. एग्रीकल्चर हमारी रेवेन्यू का ही एक पार्ट है. लैंड रेवेन्यू, एक्साइज ड्यूटी ऑन एग्रो बेस्ड गुड्स, टैक्सेस ऑन प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ एग्रीकल्चर मशीनरी फॉर्म्स अ गुड पार्ट ऑफ सोर्सेज ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू. इन सभी से गवर्नमेंट क्या कर रही है? अर्निंग कर रही है, उनकी रेवेन्यू का एक पार्ट है. इन 2006-07 स्टेट गवर्नमेंट अर्नड 2,60,000 crore बाय वे ऑफ दिस रेवेन्यू. तो 2006-07 में गवर्नमेंट ने 2,60,000 करोड़ अर्निंग की थी. किससे? एग्रीकल्चर थे. हम बोल सकते हैं एग्रीकल्चर का गवर्नमेंट को भी बहुत फ़ायदा है. फोर्थ पॉइंट सोर्स ऑफ सेविंग. अब एग्रीकल्चर से अर्निंग होती है तो सेविंग भी होती है. जितना पैसा हम कमा रहे हैं उसका कुछ पैसा हम इन्वेस्ट भी कर सकते हैं और सेव भी कर सकते हैं. ग्रीन रेवोल्यूशन हैज़ इंक्रीज्ड द प्रोडक्शन. ग्रीन रेवोल्यूशन आने से प्रोडक्शन इंक्रीज हो गई और फार्मर्स क्या हो गए? रिच हो गए. द एडिशनल इनकम अर्नड बाय दीज फार्मर्स कैन बी सेव. जो एडिशनल पैसा था वो क्या करने लगे फार्मर? सेव और इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया. नेक्स्ट इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट. हमारे देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी ज़्यादा होने लगी. इंडिया इज़ अ एग्रीकल्चर स्टेट. जो हमारी इंडिया है वो एग्रीकल्चर स्टेट है. 14% इनकम हमारी एग्रीकल्चर से ही हो रही है. 71% पीपल लिविंग इन विलेजेस एंड मोस्ट ऑफ दीज डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर. जो विलेजेस में लोग रह रहे हैं 71% लोग किस में लगे हुए हैं? एग्रीकल्चर में. सो डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर गिव्स बूस्ट टू इकोनॉमी, जिससे हमारी इकोनॉमी दिन ब दिन ग्रोथ कर रही है. प्रोग्रेस ऑफ इंडस्ट्री ट्रेड इज इम्पॉसिबल विदाउट एग्रीकल्चर. अब ये भी क्या है? एग्रीकल्चर के बिना इनकी ग्रोथ होना भी पॉसिबल नहीं है. स्टेबिलिटी ऑफ प्राइजेस आल्सो डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर ग्रोथ. अगर ग्रोथ अच्छी होगी तो प्राइजेस स्टेबल रहेंगे, नहीं तो प्राइस इंक्रीज भी हो सकते हैं अगर प्रोडक्शन नहीं होगी. इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस भी बहुत है, क्योंकि हम अगर हमारी ग्रीन रेवोल्यूशन आने से जो एक्स्ट्रा हमारे पास बच गई प्रोडक्शन वो हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं. इंडिया रैंक्स टॉप पोजीशन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ टी, ग्राउंडनट एंड शुगर केन. हमारे इंडिया में ये तीनों बहुत हैं, इनकी प्रोडक्शन ज़्यादा है, तो ये हमारी टॉप पोजीशन पे है इंडिया इनमें. इट हैज़ सेकेंड पोजीशन इन प्रोडक्शन ऑफ राइस. राइस की प्रोडक्शन, कॉटन की प्रोडक्शन में सेकेंड नंबर पे है. इट हैज़ थर्ड पोजीशन इन प्रोडक्शन ऑफ तंबाकू. तंबाकू में थर्ड है. फोर्थ इन प्रोडक्शन ऑफ कॉटन एंड वीट. कॉटन और वीट में फोर्थ नंबर पे है. आवर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ आर वर्किंग एज रोल मॉडल ऑफ अदर डेवलपिंग नेशन ऑफ द वर्ल्ड. तो हमारी इंडिया एक रोल मॉडल का काम कर रही है कि हमारी प्रोडक्शन इंडिया की बहुत ज़्यादा है. सेवन्थ इज एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट. एग्रीकल्चर का लिंक इंडस्ट्रीज से है, क्योंकि एग्रीकल्चर से रॉ मटेरियल मिलता है और इंडस्ट्रीज उससे क्या करती हैं? प्रोडक्शन करती हैं. तो हम बोल सकते हैं एग्रीकल्चर का इंडस्ट्रीज को भी बहुत फ़ायदा है, क्योंकि उनको रॉ मटेरियल प्रोवाइड होता है. एट्थ पॉइंट इज सोर्स ऑफ फॉरेन ट्रेड. फॉरेन ट्रेड का भी एक बहुत बड़ा पार्ट है. हम क्या करते हैं? एक्सपोर्ट करते हैं और हमारा फॉरेन रिजर्व इंक्रीज होता है. ट्रांसपोर्ट में भी हेल्पफुल है. क्यों? क्योंकि अगर हम गुड्स प्रोड्यूस करेंगे तो उसको हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक पहुंचाएंगे, तो ट्रांसपोर्ट को क्या होएगी? अर्निंग होएगी.
दीज स्टेट्स एंड दीज फूड ग्रेन्स, तो वो क्या करते हैं ट्रांसपोर्ट वाले, उनसे अर्न करते हैं गुड रेवेन्यू। सो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट लाइक ट्रक, रेलवे अर्न गुड रेवेन्यू। तो जब वो ट्रांसपोर्ट करते हैं गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पे, फूड ग्रेन्स को, तो उनको अर्निंग अच्छी होती है। 10th इज कैपिटल फॉर्मेशन, हमारी सेविंग बढ़ती है, कैपिटल इंक्रीज होती है, जो बैंक्स का पैसा भी इंक्रीज कर देता है। तो ये टॉपिक था रजे आपका इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर। तो ये टॉपिक आपने अच्छे से लर्न करना है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।